हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि वैसे कम्युनिटी को, वैसे लोगों को रिजर्वेशन से हटा देना चाहिए जिन लोगों को कुछ समय से रिजर्वेशन मिलते आ रहा है। उसका कुछ क्राइटेरिया वो लोग सेट करेंगे। वो क्राइटेरिया अभी तक बताया नहीं गया है। या तो उनको पूरी तरह से हटा दिया जाए या फिर उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाए। अब क्रीमी लेयर क्या होता है? जैसे कि हमारे पास कुछ रिजर्वेशन है 7.5% का, तो उसमें से मान के चलिए 2% को क्रीमी लेयर में डाल दिया, यानी कि 5% को मेन रिजर्वेशन मिलेगा, उसके बाद बाकी के लोगों को 2% रिजर्वेशन मिलेगा, जो कि बहुत ही कम होता है और वो ना के बराबर उसको रिजर्वेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें सब लोग बहुत बात कर रहे हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, हर जगह न्यूज़ चल रहा है और बहुत सारा इसमें बहस हो रहा है। तो मुझे लगा कि एक टीचर होने के नाते और आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करने के नाते मुझे लगा कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस पे एक एनालिसिस करूं। तो मेरा खुद का एनालिसिस है, आप लोग इससे अग्री या फिर डिसअग्री कर सकते हैं। तो आपका कुछ ना कुछ ओपिनियन तो जरूर होगा, तो उस ओपिनियन को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी वीडियो को पॉज करके, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से बताइए कि आपका ओपिनियन वही है या फिर चेंज हो गया। मैं अभी अपना ओपिनियन नहीं रखूंगा, अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, रिजर्वेशन क्या है और क्यों जरूरी है, और उसका क्या क्या दूरगामी परिणाम हो सकता है। इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम अर्जुन लकड़ा है और मैं बीएस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो मुझे लगा कि टीचर होने के नाते इस पे एनालिसिस करना जरूरी है। तो हम लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि रिजर्वेशन क्या सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए होता है? आपका राय क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हम आप लोगों को बता दें कि रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए नहीं होता है। और अगर चलिए मान लिया कि गवर्नमेंट इसके प्रति काफ़ी सजग है कि आदिवासियों का इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाया जाए, तो सिर्फ 2% ही गवर्नमेंट जॉब क्यों है टोटल जॉब में से? आप लोगों को ये पता होगा, और नहीं है तो मैं बता देता हूं कि जितना भी पूरा का पूरा जॉब मार्केट है इंडिया में, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2% गवर्नमेंट जॉब होता है। और उसमें भी जनरल भी है, एसटी भी है, एससी भी है, ओबीसी भी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो उसमें 7.5% का सीट एसटी के लिए रिजर्व होगा, सेंटर के लिए। ये हम लोग एसटी लोगों को मिलेगा। और अगर झारखंड में बात करें तो 26% आएगा। तो ये तो टोटल गणित है। और साल में कितनी बार गवर्नमेंट जॉब आता है और कितने सीट के लिए आता है, ये आप लोगों को पता ही है अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो जॉब्स में तो इसका खास असर पड़ने वाला है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि कितना ही जॉब दे देगा। जॉब वैकेंसी वैसे भी बहुत कम है, गवर्नमेंट जॉब वैसे भी बहुत कम है, और जिस तरह से अभी सरकार नीति बना रहा है उस हिसाब से साल दर साल गवर्नमेंट जॉब आता ही नहीं है। तो इस पे इसका कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है। और बहुत जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, जैसे आईआईटीज हो गया, मेडिकल कॉलेजेस हो गया, या फिर जितने भी बड़े बड़े संस्था है, वहाँ पे जब एसटी लोग सीट होता है, वहाँ पे एसटी का सीट है, वहाँ पे एसटी लोग वहाँ पे अपना इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो उनको नॉट फाउंड सुटेबल बोल के नहीं लिया जाता है सीट रहने के बावजूद। तो अभी तो रिजर्वेशन है फिर भी वो लोग नहीं ले रहे हैं। तो अगर इतनी ही चिंता है तो फिर उस वैकेंट सीट में, उस खाली सीट में एसटी लोगों को क्यों भर्ती नहीं किया जा रहा है, ये भी एक सवाल है ना। अब हम लोग समझते हैं कि रिजर्वेशन होता क्यों है। रिजर्वेशन होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिसको कि हम लोग हिंदी में प्रतिनिधित्व बोलते हैं, प्रतिनिधि के लिए होता है। प्रतिनिधि हमारा कहाँ पे जरूरी होता है? जैसे कि कहीं पे भी नीति बनता है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो जितना भी काम चलता है, चाहे प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, या कोई भी स्कीम आता है, वेलफेयर स्कीम यानी कि लोगों की भलाई के लिए स्कीम आता है, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन बहुत ही जरूरी हो जाता है। कैसे होता है वो हम लोग समझते हैं। मान के चलिए कि सरकार के पास फंड है, हम लोगों से टैक्स लेती है और उसके पास काफ़ी पैसा आता है। फिर वो पैसा वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में, अलग अलग स्कीम में बांट देती है, और उसको बांटने से पहले वो अपने कमेटी से डिस्कस करती है। उस कमेटी में देश भर के जो सबसे विद्वान लोग होते हैं वो लोग उसमें शामिल होते हैं, और वही लोग डिसीजन लेते हैं कि वो पैसा कहाँ कहाँ पे जाएगा। अब मान के चलिए कि हमारा आदमी, आदिवासी का आदमी वहाँ पे होगा, तो वो बोलेगा कि हमारे कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, हमारे कम्युनिटी के भलाई के लिए भी
कुछ पैसा इसमें एलोकेट कीजिए, कुछ पैसा इसमें दीजिए। अगर नहीं होगा तो हमारा बात तो सुना ही नहीं जाएगा, वो अपने मन से जहां मन वहां पैसा भेज देंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया तो इसको एक बार रिपीट करके देखिए, है ना। तो कंडीशन अभी ऐसा है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो तो बहुत कम ऐसे जगह पे हैं जहां पे नीतियां बनती हैं, और है भी तो वो लोग अपना बात रख ही नहीं पाते हैं, कुछ भलाई का काम नहीं हो रहा है। जैसे कि ये लोग कौन कौन हो सकते हैं प्रतिनिधि? एमपी हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएस हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं। सेक्रेटरीज तो आदिवासी लोग हैं ही नहीं। जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, तो आदिवासी, कोई भी आदिवासी तो सुप्रीम कोर्ट का जज है ही नहीं। हाई कोर्ट का कुछ कुछ एक दो होंगे, एक का दुक्का। नीति बनाने वाले होंगे, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और कंपनीज के चेयरपर्सन होते हैं। ये सारे बड़े बड़े लोग जो हैं, ये लोग नीतियां बनाते हैं हम लोगों के लिए। अब नीतियां किस प्रकार का हो सकता है? जैसे कि हमारे गांव में सड़क बनता है, हमारे राज्य में सड़क बनता है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, तो ये किसको कितना मिलेगा, ये सब नीति निर्धारण करने वाले लोग ही बनाते हैं। तो अगर हमारे लोग, आदिवासी लोग, उस नीति बनाने वाले कमेटी का हिस्सा रहेंगे और स्ट्रॉन्ग लीडर रहेंगे वो, तो वो हमारे लिए आवाज उठाएंगे और हम लोगों को बेहतर फैसिलिटी मिलेगा, जो कि अभी तक मिल नहीं पा रहा है। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, इस रिप्रेजेंटेशन के लिए आरक्षण बहुत ही जरूरी होता है। सिर्फ नौकरी के लिए आरक्षण नहीं है, आरक्षण का मेन पर्पस होता है रिप्रेजेंटेशन, ताकि हमारे लोग उस नीति निर्धारण वाले कमेटी में बैठे और हमारे लिए नीति बनाए। तो इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग खुद से सोचिए और खुद से देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए। एसटी और एससी के लिए बोला गया है, लेकिन मैं सिर्फ एसटी का बात कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद एसटी हूं। एससी का वो लोग खुद देख लें, है ना। तो आप लोग खुद से सर्च कीजिए या फिर रिसर्च कीजिए कि हमारे कितने लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे नीति निर्धारण वाले कमेटी का हिस्सा हैं, और है भी तो उन्होंने हमारे लिए क्या क्या सही निर्णय लिया है। अब ये मत सोचिएगा कि हमारे आदमी तो हैं और वो हमारे लिए नीति नहीं बना रहे हैं तो वो अच्छा आदमी नहीं है या फिर अच्छा लीडर नहीं है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि अगर हमारे लीडर्स कम मात्रा में ऐसे नीति निर्धारण कमेटी में शामिल होंगे तो वो अपनी बात स्ट्रांगली नहीं रख सकते हैं। वो लोग चाहें अपना बात रखें तो भी उनका बात नहीं सुना जाएगा, जब तक कि हमारे बीच से स्ट्रांग लीडर वहां तक ना पहुंचे और ज़्यादा मात्रा में ना पहुंचे। तो इसलिए भी रिजर्वेशन जरूरी है। जैसे कि हमारे बीच से हमारे उरांव मुंडा कम्युनिटी से मिनिस्टर्स बने हैं और सबसे हाईएस्ट पोस्ट में भी पहुंच चुकी हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, आप लोग जान गए होंगे। उन्होंने भी कुछ खास काम नहीं किया है हमारे आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं करना चाहते, वो लोग करना चाहते होंगे, लेकिन वो लोग कम हैं, इसीलिए अपना बात स्ट्रांगली नहीं रख पाते हैं, और रखते भी होंगे तो उनका बात नहीं सुना जाता होगा। ऐसा हो सकता है ना। तो अब क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है, रिजर्वेशन हटाया जाता है कि वो लोग एमपी बन गए हैं तो उनको रिजर्वेशन से हटा दिया जाए। तो देखिए, एक बार जो एमपी बन गया, अगर उसको दूसरा बार एमपी बनने नहीं दिया जाएगा तो फिर वो दूसरा बार एमपी नहीं बनेगा, कुछ दूसरा कैंडिडेट आएगा। अब जो नया कैंडिडेट आएगा वो भी नौसिखिया होगा, वो भी अपना बात स्ट्रांगली नहीं रखेगा, 5 साल के लिए रहेगा, वो भी चला जाएगा। फिर दूसरा आएगा, वो भी चला जाएगा। तो कोई भी वहां पे सेट ही नहीं हो पाएगा। तो अगर लंबे समय तक वहां पे सेट नहीं हो पा रहा है, अपना ग्राउंड नहीं बना पा रहा है, तो अपना बात स्ट्रांगली कैसे रखेगा? और कोई एक बार एमपी बन रहा है तो उसको मिनिस्टर कोई बनाने वाला है नहीं। मिनिस्टर उसको तभी बनाया जाएगा जबकि उसमें कुछ बात होगा, वो अपना पांव जमा चुका होगा, तभी उसको मिनिस्टर का पद दिया जाएगा। और जब तक मिनिस्टर का पद नहीं लेगा तब तक तो भाई वो पॉलिसी बना ही नहीं सकता है। और एक बार कोई आईएएस बन गया, आईएएस लोगों को रिटायर होने के बाद काफी सारा कमिटीज में रखा जाता है, कैबिनेट्स में रखा जाता है, चेयरपर्सन में रखा जाता है, सेक्रेटरीज में रखा जाता है। तो अगर वो आईएएस बन गया, बोलेगा कि चलो भाई तुम्हारा रिजर्वेशन हटा देते हैं, तो ऊपर के पोस्ट में वो कैसे पहुंचेगा? सेक्रेटरी कैसे बनेगा? चेयरपर्सन कैसे बनेगा? और अगर वो नहीं बनेगा तो फिर हमारे लिए निर्णय कौन लेगा? हमारे लिए नीति कौन बनाएगा? इस बात को थोड़ा सोचिए। और कोई वकील बन गया, सरकारी वकील बन गया, फिर बोलेगा कि नहीं अब तुम्हारा रिजर्वेशन हटा देते हैं, तो फिर वो जज कैसे बनेगा? जो वकील बना है वही तो जज बनेगा ना। तो इस चीज को समझिए कि एक पॉइंट पे हम लोग कट जाएंगे, मतलब जॉब तो मिलेगा, अभी जितना जॉब मिल रहा है उतना ही जॉब मिलेगा, तो एक पोजीशन पे आके हम लोग कट जाएंगे, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, हम लोग नीति बनाने वाले कमेटी तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे।
इसका असर इस तरह से हो सकता है। और अगर नीति बनाने के कमेटी में हम लोग नहीं होंगे तो 7.5% हम लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, 26% स्टेट में रिजर्वेशन मिल रहा है। ये भी एक नीति है, ये भी एक नीति है जो कि कभी भी चेंज हो सकता है। ये भी एक नीति है और कभी भी चेंज हो सकता है। तो अगर हमारे लोग वहां पे नहीं पहुंचेंगे तो कल को क्या पता कि ये रिजर्वेशन भी हटा दिया जाए। और अगर नीति बनाने वाले कमेटी में हमारे लोग होंगे तो प्राइवेट कंपनी में भी हमारे लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं। वो लोग ये भी नीति बना सकते हैं कि नहीं भाई, प्राइवेट कंपनी में भी कुछ % रिजर्वेशन होना चाहिए। और अगर वहां पे हम लोग नहीं पहुंचे तो फिर वहां पे बोलेगा कि नहीं, ST ST को यहाँ पे काम पे ही नहीं रखना है, इन लोगों को बस झाड़ू पोछा करवाना है। तो फिर हो गया। तो ये सब चीज़ को समझिए। और रिजर्वेशन अगर हटाना है तो थोड़ा हम लोग स्ट्रॉन्ग बन जाएं, नीति निर्धारण वाले केंद्र में पहुंच जाएं, उसके बाद हटाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या अभी हम लोग उस पॉइंट पे हैं जहां से कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं? और हमारे लिए क्या काम हो रहा है, इसको थोड़ा देखिए, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। अगर पॉलिसी बनाने वाले हमारे स्ट्रॉन्ग होते तो हमारा गांव का स्कूल्स अच्छा होता, जहां पे कि 90% पॉपुलेशन ST होता है। वहाँ का स्कूल कैसा है, सरकारी स्कूल आप लोग देखे होंगे। तो ये कौन तय करेगा कि स्कूल बेहतर होगा? जो लोग नीति बनाते हैं वो लोग तय करेंगे। अब उनका बच्चा, जो लोग नीति बना रहे हैं उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ ही नहीं रहा है, उनका कम्युनिटी का कोई लोग सरकारी स्कूल में पढ़ ही नहीं रहा है, तो वो लोग क्यों बनाएंगे हमारे स्कूल को बेहतर? हमारा कॉलेज जहाँ पे कि ST पॉपुलेशन का काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, जहाँ पे कि अधिकतर लोग ST हैं, जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं हमारे ST लोग ही पढ़ते हैं, हमारे आदिवासी ही लोग पढ़ते हैं। उन कॉलेजेस को बेहतर क्यों नहीं बनाया जा रहा है? स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्यों नहीं दिया जा रहा है? कहीं पे भी नहीं है। आप लोग जा जाके देखिए, स्कूल कॉलेजेस हर जगह बिल्डिंग की कमी है, क्लासरूम की कमी है, टीचिंग स्टाफ की कमी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है। और सोशल सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारे लोग दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में, दूसरे राज्य में कमाने जा रहे हैं, यहाँ पे इतनी फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही है आदिवासियों को कि वो लोग यहाँ पे अच्छे से कमा के खा सकें, दूसरे जगह जाना ना पड़े? क्योंकि हमारे लोग नीति बनाने वाले कमेटी में नहीं है, हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। जब तक नीति निर्धारण वाले कमेटी में हम लोग नहीं रहेंगे, ये सब बेहतर नहीं होने वाला है। तो अभी वो समय नहीं आया है कि ये सब किया जाए। मेडिकल फैसिलिटीज, कितने हॉस्पिटल्स हैं आदिवासी इलाकों में? एक भी नहीं मिलेगा आप लोगों को अच्छा हॉस्पिटल। क्यों नहीं है? अगर वहां पे हमारा स्ट्रॉन्ग लीडर पहुंचे तो हर गांव में एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी होगा, हर गांव में एक अच्छा स्कूल होगा, हर पंचायत, हर प्रखंड में एक अच्छा कॉलेजेस होगा। तब हम लोग मान सकते हैं कि हमारा प्रोग्रेस हुआ है। अब हम लोग मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, हम लोगों को रिजर्वेशन से हटाया जा सकता है। और आप लोग और हम लोग भी, कई बार हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा नेता अच्छा नहीं है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, हमारे लिए डिसीजन नहीं ले रहा है। तो ये बोलना गलत होगा, क्योंकि अभी हम लोग कम मात्रा में हैं, तो हम लोग बात रखते भी हैं, हमारे नेता लोग भी बात रखते हैं, तो दूसरे लोग उसको सुनते नहीं हैं और इम्प्लीमेंट नहीं होने देते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग समझिए, आप लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, क्या आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर किसी आदिवासी का वहाँ पे मजाक उड़ाया जाए या किसी आदिवासी का हक छीना जाए, तो आप लोग स्ट्रांगली अपना बात वहाँ पे रख सकते हैं, उसके लिए लड़ सकते हैं? केवल गिने चुने लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग एक प्रतिनिधि हैं। आप लोगों को अगर रिजर्वेशन से जॉब मिला है तो आप लोग आदिवासी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटर हैं, आप एक प्रतिनिधि हैं। आप लोगों को इसीलिए चुना गया है, आप लोगों को इसीलिए जॉब में रखा गया है। आप लोगों को जॉब में रखने का पर्पस ये है कि आप लोग आदिवासी लोगों के लिए कुछ करें, उनके लिए खड़े हों और बाकी के आदिवासियों को भी आगे लेके आएं। सिर्फ पैसे कमा के ऐसे आराम से जीने के लिए नहीं है। तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा। तो जिस तरह से आप लोग खुद आदिवासियों के लिए खड़ा नहीं हो पाते हैं, वही हाल हमारे नेताओं का भी है। वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए हैं अभी तक। हमें और टाइम चाहिए उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ज़्यादा अच्छे लीडर्स बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी अच्छे नहीं है तो आने वाले समय में अच्छे नहीं होंगे। टाइम लगता है अच्छे बनने में। जब भारत देश भी आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, तो अंग्रेज क्या बोलते थे कि हमारे देश के लोग देश को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। ऑब्वियसली अंग्रेज हमसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, है ना, लेकिन देश अच्छे से चला ना, टाइम लगा, इतना टाइम लगा, उसके बाद अपना पेस पकड़ा और अच्छे से चल रहा है। उसी तरह से झारखंड को भी टाइम चाहिए, आदिवासियों को भी टाइम चाहिए। इस बात को हम लोगों को समझना होगा। ऐसे हम लोग सिरे से नकारेंगे तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोगों का विकास हमारे लोग ही कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं करेंगे। इस बात को हम लोगों को
समझना होगा। और एक चीज समझिए कि झारखंड का ही उदाहरण देते हैं, हो सकता है आप लोग किसी दूसरे स्टेट से होंगे, देख रहे होंगे। तो झारखंड में हम लोग इतने स्ट्रांग भी नहीं हैं कि हमारे भाषा को बचा पाए। हम लोग दूसरों का भाषा बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, है ना। हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं हो सकता है? आप लोग बताइए, क्या इंग्लिश मीडियम हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं? क्या इंग्लिश हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं? अगर जब भी इसका बात आता है कि सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम किया जाए तो वो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि आदिवासी लोग इतने सक्षम नहीं है कि इंग्लिश समझ सकें। अरे भाई, हमारा भाषा हिंदी नहीं है, पूर्वजों का भाषा हिंदी नहीं है। जब हम लोग अपना भाषा छोड़ के हिंदी इतना अच्छा से बोल ले रहे हैं तो क्या हम लोग इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या हम लोग नहीं सीख सकते हैं? और हिंदी हम लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते? हम लोग बिल्कुल सीख सकते हैं भाई। बनाइए इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाइए, हम लोगों को इंग्लिश की जरूरत है। हमारा विकास कैसे होगा? आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा और हमारा बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ेगा, और आप लोग कहते हैं कि आदिवासी लोग कमजोर होते हैं। आप लोग उतना फैसिलिटी ही नहीं दे रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ पाए। और एक चीज को देखिए कि सरकारी स्कूल में जितने भी आदिवासी गांव हैं उनमें सरकारी स्कूल में हमारा पर्व नहीं मनाया जाता है, करम नहीं मनाया जाता है, सरुल नहीं मनाया जाता है, लेकिन दूसरों का पर्व मनाया जाता है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारा पर्व मनना चाहिए ना भाई। हम लोग इतने भी स्ट्रांग नहीं है, हमारे गांव के लोग इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि अपना बात रख सकें कि भाई हमारा पर्व मनाइए, सरुल मनाइए, करम मनाइए। दूसरा पर्व क्यों मनाते हो जब हमारे बच्चे हैं? तो इस बात को थोड़ा सोचिए। और एक चीज है कि यहाँ पे देखिए, दूसरों का फेस्टिवल का हॉलीडे, यानी कि दूसरे लोगों का पर्व का छुट्टी कितना दिन मिलता है? दुर्गा पूजा 10 दिन, छठ पूजा का और दिवाली का 1 सप्ताह 2 सप्ताह मिलता है, क्रिसमस का 1 सप्ताह, ईस्टर का 3 दिन, होली का 2 से 3 दिन मिलता है। यहाँ तक कि सावन का आखिरी सोमवार का भी छुट्टी मिलता है, और रमजान का आखिरी शुक्रवार का भी छुट्टी मिलता है। यहाँ पे आदिवासियों का इलाका में इतना छुट्टी मिल रहा है दूसरे लोगों का पर्व का। हमारे पर्व का कितना छुट्टी मिलता है? सरुल का देखिए, 1 दिन छुट्टी मिलता है, 1 दिन। सरुल क्या एक ही दिन का होता है? विश्व सेंद्रा का कितना दिन छुट्टी मिलता है? 1 भी दिन छुट्टी नहीं मिलता है। हमको तो इतना भी विश्वास है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि विश्व सेंद्रा होता क्या है। आप लोग उराव है और आप लोगों का इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आप लोगों को अपना फेस्टिवल के बारे में भी नहीं पता हुआ। करम का 1 दिन छुट्टी मिलता है, करम 1 ही दिन का होता है। कम से कम 3 दिन तो छुट्टी मिलना चाहिए। सरुल का भी कम से कम 3 दिन छुट्टी मिलना चाहिए। विश्व सेंद्रा 3 दिन का होता है, उसका भी 3 दिन कम से कम छुट्टी मिलना चाहिए। जितिया का कितना छुट्टी मिलता है? 1 भी नहीं मिलता है। हड़गुड़ी का कितना छुट्टी मिलता है? 1 भी छुट्टी नहीं मिलता है। मुड़मा मेला का सिर्फ 1 दिन छुट्टी मिलता है। कदलेटी का 1 भी दिन नहीं मिलता है। जनी शिकार का 1 भी दिन नहीं मिलता है। भाईबीक का 1 भी दिन नहीं मिलता है। और भी बहुत सारे पर्व त्योहार हैं, कुछ कुछ तो हम लोग भूल भी जा रहे हैं, जिसका कि 1 भी दिन छुट्टी नहीं मिलता है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को छुट्टी नहीं मिलता है और हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये है हमारा पोजीशन। तो सोचिए कि अगर रिजर्वेशन हटा दिया जाए तो हमारा पोजीशन कहाँ से और कहाँ पहुंच जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये था मेरा विश्लेषण, और आप लोगों का राय क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप लोग रिजर्वेशन लेके नौकरी करते हैं तो इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आपके कार्य क्षेत्र में आदिवासियों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आप लोगों को खड़ा होना है, आवाज उठाना है। यही आपका कर्तव्य है और इसी के लिए आप लोगों को रिजर्वेशन मिला गया है। और कोई व्यक्ति के प्रति कुछ भी शोषण का काम होता है या फिर उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर कुछ भी होता है, तो आप लोग वहाँ पे जो हमारे आदिवासी भाई बहन कार्य कर रहे हैं उनसे जाके बात कीजिए और उनको बोलिए कि आपका ये कर्तव्य है कि आप हमारे लिए खड़े हों, क्योंकि आपको इसीलिए चुना गया है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और आप मेरे से सहमत हो तो इस वीडियो को हर एक आदिवासी तक पहुँचाइए। ये आपका कर्तव्य है। मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, टीचर होने का कर्तव्य निभा दिया, विश्लेषण कर दिया। अब आप लोग अपना काम कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।